पिछले 2 सालों से हम अक्सर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया पेज से, चाहे हम फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, लिंक्डइन की बात करें, तमाम ऐसे पोस्ट कमलम को लेकर देखते रहे हैं, यानी ड्रैगन फ्रूट को लेकर देखते रहे हैं, जिसमें वह अक्सर कमलम के यानी ड्रैगन फ्रूट के खूबियों की बात करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बस्ती जनपद के एक युवा किसान से आपको मुखातिब कराया था, और उसी कमलम की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी अक्सर चर्चा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते रहते हैं, उसके बारे में, उसके शुरुआती जो फसल की शुरुआती रोपाई से लेकर के उसकी देखभाल की बात होती है, उसके बारे में जानकारी दी थी। यह युवा किसान बस्ती जनपद के गौर ब्लॉक के रहने वाले हैं, जिनका नाम देवांश पांडे जी है। देवांश जी से आज हम जानेंगे, चूँकि हम जब यहाँ आए थे तो फसल का लगभग 10वां महीना चल रहा था, और ये अब 17वां महीना है, यानी हम 5 महीने बाद फिर से इसको कवर करने आए हैं। और आज हम जब आए हैं तो इसमें बहुत सारे फूल भी दिख रहे हैं, फल भी दिख रहे हैं, और फलों की तुड़ाई भी हो चुकी है। लोगों का अक्सर कहना है कि जो कमलम है या ड्रैगन फ्रूट है, उसमें 3 साल बाद फलत मिलनी शुरू होती है, लेकिन पहला अनुभव है। इनका भी यही मानना था कि देर में फलत होती है, लेकिन जब इन्होंने फूल देखा और इसमें फल आते हुए देखा तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और हम देवांश जी का स्वागत करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है जो ड्रैगन फ्रूट है और बस्ती जनपद में करते हुए? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि कम से कम बस्ती जिले में एक क्रांति के तरीके से ये फल जो सूचना में सबके आ रहा है, जानकारी में आ रहा है कि हाँ, ये बस्ती जनपद में भी कमलम की खेती की जा सकती है। इसलिए मुझे मतलब काफ़ी प्राउड एक तरीके से फील हो रहा है। और पिछले लगभग 17-18 महीनों से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब फलत आएगी, कब फलत आएगी। तो वो आखिरकार आंखों के सामने है और देख के काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। अच्छा, जैसा पहले हमने चर्चा किया था कि आपने कि पिताजी ने इसकी रोपाई की थी, और अचानक इसका सारा भार आपके ऊपर आ गया। जी। और आपका खेती से भी दूर दराज तक नाता नहीं था, ना आप इसके बारे में जानते थे। तो कैसे इन सारी चीज़ों को, हालातों को आपने संभाला और इसको इस स्तर तक पहुँचाया? सर देखिए कि अब शुरुआत तो हमने और पिताजी ने मिलके की थी। पिताजी का पूरा का पूरा योगदान इसमें पिताजी का ही है, फाइनेंशियली और फिजिकली, और जितना भी लेबर वगैरह सब इंतजाम, क्योंकि मैं तो बाहर से आया था यहाँ पे। सारी चीज़ें देखा, ऑब्जर्व किया, सीखा, फिर आगे बढ़ा, फिर उन्हीं की दी गई शिक्षा को आगे बढ़ाया, अपने ध्यान में लाया कि किस तरीके से काम करना है। कुछ यूट्यूब का सहारा लिया, कुछ गूगल का सहारा लिया, क्योंकि भाई जो आपके सर पे है उसको पार करना है। उससे भागेंगे तो फिर जो भी है वो भी गंवा देंगे। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए कि हाँ, इसको ही आगे बढ़ाना है, इसलिए काफ़ी कहीं यूट्यूब, कहीं गूगल, तो कहीं किसी भी पत्रिका से, खबर से जानकारी ली गई, उसके बारे में जाना गया। फिर जो पहले हम और पिताजी गए हुए थे, जहाँ से हमने पौधा लाया है ये, जी। तो वहाँ पे सीख के आए थे। उस ज्ञान के आधार पे इसको आगे बढ़ाया गया और वो आज है सामने। अच्छा, जब पहली बार कुछ नया करते हैं, नई खेती करते हैं, नई तरह की फसल उगाते हैं, जी। तो बहुत सारे लोग सवाल भी खड़ा करने वाले होते हैं कि ये नुकसान हो जाएगा, इन्होंने इस तरह की नई खेती शुरू कर दी है, बिकेगा नहीं। तो ऐसे में हताशा हो जाती है। तो ऐसा, इस तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ा, या आप सीधे परिस्थितियों से उबर गए? शुरू होने के बाद से जी। लगभग मान के चलिए कि ये 17वां महीना है, और 2 महीने पहले इसमें पहली फ्रूटिंग आई थी। पहली फ्रूटिंग हालांकि गर्मी की वजह से काफ़ी कम थी और फ्रूट साइज भी काफ़ी छोटा था, लेकिन वो बिका, रिटेल में बिका। तो जब वो 2 महीने पहले, आज के 2 महीने पहले जो पहली फ्रूटिंग आई थी, उसको देखने तक का जो बीच का सफ़र था, वो पूरी तरीके से हताशा भरा था। लोगों के द्वारा जो भी आए वो ये पूछे कि भैया ये फल नहीं आ रहा है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो ऐसे ही रह जाए, या फलत आएगी, कब नहीं आएगी। सिर्फ ज़मीन में खाली कब्जा किया हुआ है एक तरीके से, न फल आ रहा, न फूल आ रहा। तो लोगों को धीरे धीरे समझाया गया कि हाँ, समय लगेगा, आएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। तो वो तो डील करना ही पड़ा, क्योंकि पहली बार कर रहे थे तो हमें भी ज़्यादा विश्वास, एक तरीके से हमारा भी डगमगाता था कहीं ऐसा हो न जाए। लेकिन फिर भी लगे रहे तो आज आ गया है फल। तो उसमें तो एक चीज़ और है, जैसे हम इस पर बात और चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल है जो अहम सवाल है। जी। आज का जो यूथ है या यूथ जनरेशन है, वो कारपोरेट का जो चमक है, जो वहाँ की चकाचौंध है, उसमें ज़्यादा रुचि रखती है। उसके हिसाब से वो कोर्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से पढ़ाइयाँ हो रही हैं। और ऐसी स्थितियों में
लोग खेतों से पलायन कर रहे हैं या कहें खेती से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि खेतों में आना, कीचड़ में काम करना, खरपतवार नियंत्रण करना एक बड़ा कठिन काम होता है। और कड़ी धूप में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी, जी। लगातार इस साल का जो क्लाइमेट का स्थिति रहा था, जो तापमान था 55 डिग्री सेल्सियस काफी तक ज्यादा चला था, गया जी। था। तो ऐसे में क्या जो आपका मतलब शुरुआती जीवन रहा, बहुत मुझे लगता है अच्छा रहा है। आप बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत किए हैं और फिर खेती की तरफ रुझान किए, तो कितना कठिन रहा है सफर? कठिन तो था, एक तरीके से कहें कि एक जो कहानी होती है कि अर्श से फर्श की ओर, वही था कि जो मतलब खेत में मैं कभी बहुत मिनिमम जाता था, आता था, लेकिन वो ये ऐसी खेती है कि इसमें आपको लेबर खुद अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करेंगे तो लेबर कॉस्ट ज़्यादा तो है, लेकिन ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत इसमें उतनी नहीं है। जी बस ये है कि इसमें आपको फंगस ना लगे, रोग ना लगे, खरपतवार ना हो, जी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने ये देखेंगे, मुर्गी की खाद है, जी जी नीम की खली का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा कोई केमिकल का इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। बस ये था कि किसी तरीके से मुझे इसका निर्वहन करना था, तो एक तो रास्ता था कि किसी तरीके से कर दूँ, एक रास्ता था कि अपने ज्ञान को बढ़ा के सही ढंग से करा जाए। तो अपने हिसाब से कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से कमी ना रहे। अब बाकी कोशिश की जा रही है, कहीं कमी रह जाती है तो उसमें अब आपका रुझान जो है खेती की तरफ हो गया है, लेकिन जी। खेती की तरफ जब रुझान नहीं था तो क्या बनना चाहते थे? जी, मैं बिज़नेस करना चाहता था। जी जी मैं आपकी पहली वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं शुरू से ही इंटर के बाद से मैं बिज़नेस करना चाहता था। तो उसी सोच को ध्यान में रखकर पापा ने मेरे ये सोच रखी थी कि बिज़नेस एक तरीके का ये भी कमर्शियल खेती ही है, और कमर्शियल है इसलिए ये भी बिज़नेस ही है। इसमें क्या है कि आपको अपने दम पे बिज़नेस करना है, आपको किसी के सामने किसी की जी हजूरी और हाथ नहीं फैलाना है कि हाँ भैया आप चाहेंगे तो ये काम हो जाएगा। इसमें हम चाहेंगे तो हम फलत अच्छी पाएँगे और उसको मार्केट तक पहुँचाएँगे जिसमें लोगों का भी भला होगा। किसी का सर काट के हमको अपना फ़ायदा नहीं करना है। ये इस तरीके का बिज़नेस है। अच्छा, जी। तो बिज़नेस की बात आप कर रहे हैं, जैसे कमर्शियल खेती की बात हो जी। रही है। लगातार पिछले 10-15 सालों में कमर्शियल खेती का जो कॉन्सेप्ट है बढ़ा है, जी, जी। और भारत के इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश के जो सोयाबीन किसान हैं, हुँ, हुँ। वहाँ के किसानों ने जो नीमच की मंडी है या मध्य प्रदेश की दूसरी मंडियाँ हैं, जी। पहली बार उन्होंने सोयाबीन का रेट खुद से तय किया है। जी। उन्होंने बिक्री रोक दी थी। आज किसान जो है जी। अपने मन माफिक दाम पर सोयाबीन बेच पा रहे हैं। तो क्या सोचते हैं कि जो आड़तियों का कब्जा था मार्केट पर, जिसे आपने पहली बार इसकी खेती की है और 2 खेप बेच चुके हैं, तो इसके रेट को लेकर के रेट खुद तय कर पा रहे हैं या मार्केट के ऊपर निर्भर हैं? मार्केट के ऊपर निर्भर रहेंगे सर, तो हम अगर मान लीजिए मंडी के रेट के हिसाब से हम चलेंगे, तो सच्चाई बताएँ तो मंडी में क्रेता से ज़्यादा उसमें दलाल होते हैं, जी, जिसमें किसानों का अक्सर शोषण होता है कि हम भैया आपको इतना रेट दिलाएँगे, आपको इतने % हमको उसमें कमीशन देना पड़ेगा। मेहनत सारी किसान की, सिर्फ उसने क्या किया, अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और माल उसका बिकवा दिया, उसी मेहनत का उसने उससे कमीशन चार्ज कर लिया, जी, जो किसी भी तरीके से सही नहीं है। अब अगर देखेंगे आप यहाँ पे लगभग 1.25 एकड़ का ये एरिया है, इसमें ऐसा नहीं है कि अचानक से वेव में प्रोडक्शन इसकी आती है, और आपके गांव आसपास के लोग जैसे मार्केट में इसका रेट मान लीजिए 250 रुपये किलो के, इसमें मंडी में किलो के हिसाब से ये जाती है। जी, जी। रिटेल में आपको पीस में मिलेगा, लेकिन ये मंडी में किलो के हिसाब से जाएगी। 1 किलो पर कितना पीस चल जाता होगा? 4 या 5 अच्छा, और मार्केट में 100 से 120 रुपए प्रति पीस जी बिकता पर है। पीस। जी, जी। और उसके बाद ये देखिए आप कि अगर कोई भी ग्राहक जिसको ज़रूरत है, मान लीजिए कि प्लेटलेट की दिक्कत है या कमज़ोरी है या किसी भी डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया है कि आप ड्रैगन फ्रूट खाइए, वो आराम से जाएगा। जो भी मतलब आम आदमी जो होता है, कोई बीमार है यही सुनता है तो सेब लेके, केला लेके पहुँचते हैं लोग। जी। 200 रुपए का सेब खरीद लेगा वो। लेकिन अब वही चीज़ है कि मैं यहाँ पे रिटेल में बेच रहा हूँ। मेरे पास लोग खेत से आते हैं, खेत तक आते हैं, यहीं तोड़वाता हूँ, यहीं से पैक करके उनको दे देता हूँ। जी, जी। मेरा जो रेट है वो 300 रुपए केजी में यहाँ पे देता हूँ, जी, जी। जो कि मंडी से तो ज़्यादा है। बिल्कुल। लेकिन मैं मंडी में ना जाके मैं रिटेल में जा रहा हूँ, इसमें मेरा भी फ़ायदा है। मैं खुलेआम से कहता हूँ कि मेरा फ़ायदा है। लेकिन मेरे कस्टमर जो आ रहे हैं, वो कम से कम उनका शोषण तो नहीं हो रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग भी डायरेक्ट सेलिंग हो रही है, मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी है, किसानों को कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। आप अपने एरिया में लगाएँगे, आस-पास के लोगों में थोड़ी जागरूकता फैलाएँगे। जी, जी। आस-पास के लोग ऐसा नहीं है कि 200 रुपए का सेब खरीदेंगे और 300 रुपए किलो का ड्रैगन फ्रूट नहीं खरीदेंगे। जी, जी। बिल्कुल खरीदेंगे। सेब का क्या भरोसा, आपके खेत में थोड़ी हुआ है।
जी जी। बाहर से आया, केमिकल्स लगे हैं, फिर भी वो 200 रुपए 150 रुपए जो भी रेट हो उस समय का, वो दे के खरीदता है इस आशा से कि हाँ सेब है, फायदा ही करेगा। तो ये तो हो गए आपके अनुभवों की बात। अब किसकी खेती पर बात कर लें। जी। पिछले बार भी हमने बात किया था कि इसकी नर्सरी आप तैयार करने वाले हैं, भविष्य में इसके पौधे भी करें, लोगों को मुहैया कराएंगे। लेकिन आपने 1.25 एकड़ में पौधे की रोपाई की है, तो 1.25 एकड़ में कितने पौधों की रोपाई की, कितनी दूरी रही, लाइन से लाइन की दूरी, पौध से पौध की दूरी, जो पिलर लगे, इन सब की कास्टिंग क्या रही, और कास्ट कटिंग जो इस पर ज़्यादा कास्ट पिलर पर आता है, इसके रिंग पर आता है, तो उसकी कास्ट कटिंग के लिए आपने क्या तकनीकी अपनाई। इन दोनों के बीच की दूरी जो आप देख पा रहे हैं ये लगभग 10 फीट है जी। और ये एक पोल से दूसरे पोल की दूरी जो है ये 8 फीट है। तो कुल मिला के 10 बाई 8 की ये दूरी है। मतलब लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट जी, और पौध से पौध की दूरी 8 फीट। 8 फीट। अच्छा, और बात करें अगर मान लीजिए हम इसके पौधों की बात करें, तो आपने 1.25 एकड़ में लगभग कितने पौधे लगाए। 1.25 एकड़ में सर एक पोल पे मान लीजिए चारों कोनों पे 4 पौधे लगते हैं। जी जी। टोटल 610 पिलर्स मेरे लगे हैं। हाँ। और 610 पिलर्स पे 2440 पौधे लगे हैं। जी जी जी। अच्छा, तो ये पौधों की रोपाई के करने के बाद जो उनके लाश का होता है, जैसे बहुत जी। बार पौधे सूख जाते हैं, जी। लेकिन एक कैक्टस प्रजाति का है, तो जी। इसमें लाश का प्रतिशत क्या रहता होगा। लॉस का प्रतिशत काफी कम है, लेकिन ये है कि ध्यान देना पड़ेगा जब पौधे छोटे रहेंगे। जी जी। जैसे बहुत ज्यादा गर्म मौसम होता है, जैसे इसका रोपाई का समय होता है फरवरी मार्च, जी उसके बाद ही असली गर्मी शुरू होती है। जी जी। तो उस समय थोड़ा बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि टाइम टाइम पे सिंचाई होती रहे और उसका ये ध्यान दिया जाए कि कोई पौधा तेजी से बढ़ रहा है तो उसको बांध दिया जाए, अच्छा, इसमें बढ़ोतरी बहुत तेजी से नहीं होगी, लटकने ना पाए। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे पौधों को जो आपने जब रोपाई की तो कौन कौन सी सावधानियां बरती, कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग किया, जी जी। पिलर की गड़ाई कब की गई, ये सारी चीजें हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। जी, पिलर की गड़ाई भैया, ये टोटल पिलर की हाइट असल में 7 फीट है। जी जी। 7 फीट में ये 2 फीट नीचे है जमीन के और 5 फीट ऊपर है। और पिलर की गड़ाई सबसे पहले की गई, बेड बनाया गया, हालांकि 1.5 फीट नीचे करने के बाद फिर बेड बनाया गया आधा फीट का, तो 2 फीट वो हो गया ऊपर। उसके बाद पौधों की रोपाई की गई, खाद और डाल के मिट्टी में। जी जी। खाद में आपको बेसिकली नीम की खली मैंने डाली थी और मुर्गी की खाद। जी जी। जी, जो फार्म यार्ड होता है अपना, वहाँ से मंगा के, जो मुर्गी पालक है अपने किसान, वो भी एक तरीके के किसान ही है, उनसे संपर्क करके मैंने मुर्गी की खाद मंगाई और वो डाला नीम की खली। एक चीज और जानना चाहेंगे, इससे बहुत सारे जगहों पर किसानों की एक शिकायत रहती है कि उनका जो पौधे का ग्रोथ है जी जी। बहुत धीरे होता है, तो आपके पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा और फलत भी बहुत जल्दी देखने को मिल रही है, तो कौन सी वैरायटी का चयन किया और ये ग्रोथ के पीछे का क्या राज है। ये भैया असल में सियाम रेड वैरायटी है ये। जी जी। और इसका पल्प अंदर से पिंक होता है या रेड, जो भी आप कह लीजिए। हाँ। और वैरायटी हमेशा ड्रैगन फ्रूट लगाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि कौन सी वैरायटी आप चूज कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट का मेरी नॉलेज के हिसाब से लगभग 153 से ज्यादा वैरायटीज हैं इसकी, और हर वैरायटीज का साइज अलग होता है, कलर अलग होता है। मोस्टली सफेद होता है, लेकिन पल्प का कलर सफेद है तो बाहर का कभी स्किन येलो होगी, कभी रेड होगी। इसका क्या है कि ये स्किन भी इसकी रेड है और पल्प भी रेड ही है। जी जी। और इसका ग्रोथ रेट भी काफी अच्छा है। आप इसको ये टेम्परेचर, इसकी सहने की क्षमता इसकी लगभग 45 डिग्री के आसपास मैक्सिमम ये सह सकता है, और मिनिमम 4 डिग्री। अच्छा जी। तो आपने पौधों की रोपाई कर दी, उसके बाद फिर पौधों की रोपाई के बाद जब तक फलत नहीं आती है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़नी है, सिंचाई को लेकर, खरपतवार नियंत्रण को लेकर, खाद उर्वरक को लेकर के क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, और खासकर जब इतना तापमान गर्मियों में हो जाए कि 55 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए। सबसे मेन इसका जो ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जो बाधा बनती है, रुकावट बनती है, वो है घास। घास के लिए इसमें आपको मैं तो सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं तो झेला हूं, मैं अभी इसमें मान के चलिए 10 दिन पहले घास साफ हुई है और अभी आप देखेंगे कि घास पूरा घेर चुकी है। फिर से इसमें लगने की जरूरत है। तो अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं तो आप वीड मैट का इस्तेमाल करिए, या मल्चिंग पेपर जिसे कहते हैं, कि जिसमें उतना एरिया 2.5 लगभग सेंटीमीटर जहां तक इसकी जड़ फैलती है, गोलाई में छोड़ करके आप उसमें मल्चिंग पेपर या फिर वो वीड मैट बिछवा दीजिए। वो लगभग आराम से आपका 1.5 साल चल जाता है। उतनी आपकी लेबर कॉस्ट बचा जाएगा जितने में वो आएगा, उससे काफी ज्यादा। घास से बचा के रखिए पौधे को। फंगस जो कि गर्मी के बाद आता है, बरसात का मौसम, उसमें फंगस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसमें पौधे को बचाने की जरूरत होती है। हालांकि पौधा खुद को हील करेगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि एंटी फंजीसाइड या फिर घर में बना लीजिए कुछ जीवामृत टाइप का, ऑर्गेनिक अगर करना चाह रहे हैं तो
उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। बस मेन ये है कि घास, फंगस और कीड़े, घास वाले कीड़े जो होते हैं जी जी। वो ना लगने पाए। अच्छा, हम अब लागत की बात कर लें, क्योंकि इस किसानों के जेहन में भी सवाल आएगा जी, कि जी। लागत कितनी आएगी। अगर मान लीजिए हम 1.25 एकड़ की बात कर लें, जी। इतना आपने लगा रखा है, हम्म, तो अगर प्रति पिलर के हिसाब से बात करें कितनी लागत आई, या 1.25 एकड़ के हिसाब से बात करें, तो रोपाई के बाद और फिर जब फलत फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है, प्रति वर्ष के हिसाब से क्या लागत आती है? एक तो आपने रोपाई कराया, जी जी। फिर फ्रूटिंग जब आती है तो प्रति वर्ष की लागत क्या आती है, और कितने एक बार रोपाई के बाद ये कितने वर्षों तक फलत देती है? एक बार रोपाई के बाद आपको मतलब लोगों का कहना है 25 साल, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 20 साल मान लीजिए। एक बार आपने पैसा इसमें लगाया पौधे में, जी जी। 20 साल आपको अगर केयर करेंगे ढंग से, बस यही 3 चीज जो मैंने बताई कि घास, फंगस और कीड़े, ये ना लगने पाए और धूप ना लगने पाए, सूखे ना, बस यही 3 सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। ये 20 साल तक आपको फलत देगा। पहले साल फ्रूटिंग कम रहेगी, अगले साल से फिर बढ़ना शुरू होगी। जैसे जैसे पौधा पुराना होता जाएगा फलत बढ़ती जाएगी, फिर जैसे जैसे बूढ़ा होता जाएगा फलत कम होती जाएगी। लागत की बात कर लें। जी, लागत मान के चलिए कि 610 पिलर्स हैं। 610 पिलर में आपको टीएमटी बार सकेंगे, सरिया जिसे कहते हैं, सीमेंट, मोरंग, पतली गिट्टी। और अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर में मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद इतने स्तर पर कर रहे हैं तो हाँ, आपको क्वालिटी थोड़ा जी अच्छा क्वालिटी, आपको खुद अपनी फसल का ध्यान रखना है कि आपकी फसल इसी के भरोसे रहेगी। जी जी। और 20 साल आपको चलाना है, तो लगभग मान के चलिए कि 7-8 लाख रुपए पिलर का हो जाएगा। जी जी। 610 पिलर्स के। जी जी। और 90 रुपीज़ पर प्लांट के हिसाब से मुझे प्लांट्स पड़े थे। जी जी। तो 2440 के 90 रुपीज़ के हिसाब से जो भी हो, अभी कैलकुलेशन मेरी थोड़ी वीक है। जी जी, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ, जैसे जो पौधे हैं उसमें कल्ले निकलते हैं, लेकिन आपने, मैं देख पा रहा हूँ कि जड़ों से कटिंग कर रखी है, तो इस कटिंग का क्या कारण है, क्यों कटिंग करनी पड़ती है? कटिंग का कारण सर ये है कि जैसे मान लीजिए एक स्टेम जा रही है ऊपर, जी जी। उसमें कहीं साइड से निकल आएगा। जी जी। अब वो कैनोपी जो होगी उसकी, वो अपना नीचे से उसका ग्रोथ रोकने का काम करेगी। अच्छा, नीचे इसलिए काटा जाता है? जी, इसलिए उसकी कटिंग करके निकाल दिया जाता है कि पौधा बढ़ता रहे ऊपर तक और ऊपर बढ़िया उसका जी। छत्रक बन जाए। जी जी। जी जी। तो ये जो कैनोपी प्रबंधन के लिए आपको कहाँ-कहाँ से कटिंग करनी पड़ती है? अगर हम चाहें इसको टेक्निकल रूप से आप जी, जी। समझाएं हमारे किसानों को, जी, तो एक बार जैसे मान लीजिए, हाँ बिल्कुल बताएं। जूम कर दीजिए जरा। जी जी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पौधा पूरा सीधा आया है। जी जी। यहाँ से नई नई कैनोपी ये निकली, हाँ ये भी सीधी गई। लेकिन आप ये गांठ जो देख रहे हैं, ये हाँ। ये जी जी। ये और जी जी। ये बाद में निकली हुई तिरछी वाली कैनोपीज हैं, जो इसके विकास में थोड़ा बाधा उत्पन्न करनी है। उसको काट के निकाल देंगे, पौधा आपका सीधा हो जाएगा। जी जी। ऊपर तक जाने के बाद भी इसमें कटिंग की जरूरत होती है। जब फ्रूटिंग सीजन नजदीक होता है हाँ। तो आप ये देखेंगे इस तरफ, जी। ये देखिए ये काटा गया है जी। नीचे से। जो ये स्टेम सीधा आती है जी जी। उसकी भी कटिंग करनी जरूरी होती है यहाँ से, ताकि नई कैनोपीज और फल आने शुरू हो पाए। जी जी। ये जो इसका छत्रक बनता है, आप बता रहे हैं, वो इसको काटेंगे तो यहाँ से ये काटे से नई स्टेम्स और निकलेंगी जो छत्रक बनेंगी। अच्छा, तो जितनी नई छत्रक बनेंगे उतने अच्छे फल आएंगे। जी, जितने इसमें कांटे होंगे उतने ज्यादा फल होंगे। अच्छा, अब हम बात करें कि फूलों की बात करें, फलों की साइज की बात करें, बहुत अच्छे फलों की साइज दिख रही है, चाहेंगे हमारे जो साथी हैं दिखाएं। जी जी। लेकिन यहाँ पर चींटे भी दिख रहे हैं, तो इन चींटियां या जो कीड़े हैं, जी जी। ये किस तरह का नुकसान पहुंचाते हैं फलों को? ये बड़े चींटे जो आप देख पा रहे हैं, जी जी। ये उतने नुकसानदायक नहीं है। जी जी। लेकिन जो छोटी चींटियां, लाल चींटियां होती हैं, वो ज्यादा नुकसानदायक होती हैं। उनके लिए और इनके लिए भी जी जी। आप नीम ऑयल, जी जी। नीम ऑयल में थोड़ा सा डिटर्जेंट जी जी। मिक्स करके आप पर टैंक स्प्रे करेंगे इस पे, जी तो जी। वो चींटियां भाग जाएंगी। लगभग मान के चलिए हर 15 दिन पे आपको स्प्रे करते रहना है, ताकि आपका फ्रूट साइज बढ़ता रहे जी जी। और उसको नुकसान ना पहुंचा पाए ये चींटियां। अच्छा, एक चीज और करेंगे, जैसे फूल है जी और एक फल है, जी जी। और फिर पकता है, मार्केट तक जाता है। फूल आने से लेकर के फल तैयार होने और तुड़ाई के, या हम सीधे कहें मार्केट तक जाने का जो पीरियड है, लगभग कितने महीने का होता है? लगभग मान के चलिए 35 से 40 दिन। अच्छा, 35 से 40 दिन। बडिंग आने के बाद ये फ्लावरिंग आएगी, फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग आएगी, फ्रूटिंग के बाद यहाँ से कटिंग होने के बाद की जो उसकी सेल्फ लाइफ होती है, वो एक तरीके से मान के चलिए 7-8 दिन की होती है उसकी सेल्फ लाइफ, कट होने के बाद। जी जी। तो वो उन 7-8 दिनों में आप उसको बेच दीजिए या मार्केट तक पहुंचा दीजिए, जो भी आपको करना है। आपके पास अच्छा खासा समय है। अच्छा, एक चीज मैं और देख पा रहा हूँ, पूरे साल जो ये ड्रैगन फ्रूट है, कमलम है, इसके फल मार्केट में दिखते रहते हैं बिकते हुए, और जब भी मैंने देखा वो ताजे ही दिखे। तो क्या
ऐसी वैरायटियां मौजूद हैं देश में, या ऐसी वैरायटियों की खेती हो रही है जो पूरे साल फल देती हैं, या उसके लिए उसके बचाव के लिए कोई तकनीकी अपनाई जाती है? जी, ऐसी तो मेरे ख्याल में या मेरी जानकारी में ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो हमेशा फलत देती रहे। उसके लिए अलग टेक्नोलॉजी है, उसमें कई बल्ब के हिसाब से हीट दी जाती है, उसमें उसको उगाया जाता है जबरन। जी जी ऐसे कुछ वो वैरायटीज़ हैं, जी जी लेकिन ये वैरायटी वैसी नहीं है। इसमें आपको क्या है कि आप जून जुलाई से शुरू होकर दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है इसका सीज़न। जी जी जी। तो ये 6 महीने की फलत है। इसके बाद मुझे लगता है सेब की तरह इसको भी संरक्षित किया जाता जी होगा। जी, अगर संरक्षित करते हैं जैसे कोल्ड स्टोरेज में या फिर लो टेम्परेचर पे रख लेते हैं तो बाद में वही रेट ज़्यादा हो जाता है उसका। अच्छा, हम पोषण की बात कर लें, चूंकि जो ये कमलम ड्रैगन फ्रूट है, जी जी पिछले कुछ सालों में डॉक्टर्स की जो टीम है, चाहे कैंसर की बात कर लें या प्लेटलेट की बात कर लें या हीमोग्लोबिन की बात कर लें, जी प्रिस्क्राइब करना शुरू कर दिया है, और लोग डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे कीवी की डिमांड बाजार जी, में जी, नहीं जी। थी, आज कीवी की डिमांड बहुत अच्छी है, और अब तो 60 भी रहने लगा मार्केट में। तो क्या भविष्य देखते हैं ड्रैगन फ्रूट का? ड्रैगन फ्रूट का भविष्य सर, जैसे अगर किसान जागरूक होता है, आपके एरिया जहाँ पे भी लगा हुआ है वहाँ पे किसान जागरूक होता है, इंटरेस्ट दिखाता है, तो वो अपने आप जहाँ पे इसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, मार्केट अपने आप बन जाएगी। जी जैसे मैं एक अभी अपने क्षेत्र का अकेला किसान हूँ जो इसकी खेती कर रहा हूँ इतने स्तर पे, तो मुझे मार्केट ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने मार्केट को अवॉइड किया। मैं रिटेल बेच सकता हूँ, क्यों, ये मेरी मजबूरी हुई। और दूसरी ये कि अगर 4-5 लोग और होंगे तो मार्केट हमें बनाना नहीं पड़ेगा, लोग हमको खोजते हुए आएंगे जी जी। और हम अपनी शर्तों पे अपना माल बेच पाएंगे। अच्छा, आपने एक नई शुरुआत कर दी है, और अभी जैसा आपका अनुभव रहा कि रिटेल में आप बेचने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। जी आपके जो वीडियो है, जो आपके अनुभव है, कहानी है, हम्म। धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रही है, और लोगों का रुझान भी इधर बढ़ रहा है। तो लोग दूसरे शहरों की अपेक्षा चाहेंगे कि उनके नज़दीक पौधे शुरू हो जाए। तो जी। आपका एक कॉन्सेप्ट था कि आने वाले कुछ महीनों में आप भी जी। पौधे तैयार करेंगे, लोगों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आप बिजनेस मोड में चल रहे हैं। जी तो अभी उसकी तरफ क्या स्थिति है पौधों के तैयार होने की या सप्लाई की? जी जी, सबसे पहली बात कि अभी तो इसकी रोपाई का सीजन नहीं है। अभी जी। मान के चलिए कि फरवरी तक 6 महीने ये गैप है, जी जी और 6 महीने ये जैसे फरवरी आएगा मेरा पौधा लगभग 2 साल का हो जाएगा हाँ लगे हुए। जी जी 2 साल होने के बाद उसके 1 साल बाद मैं इससे नर्सरी तैयार कर सकता हूँ, क्योंकि ये पौधे अभी उतने मैच्योर नहीं है कि नई नर्सरी में बना पाऊँ। जी जी तो मैं एक तरीके से बिजनेस मोड का ये भी एक तरीका है कि हाँ, मैं फर्जी नर्सरी तैयार करके आपको दे दूं, जी जी। आप जाएं लगाएं, नहीं आया भैया हम आपको जानते नहीं। सही बात ये भी एक बिजनेस का विश्वसनीयता तरीका जरूरी है है। जी। और एक तो आप जब, जैसे ये पिताजी की मेरे देन है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से, मेरे किसी काम से उनका नाम खराब हो, तो उसका भी मुझे ध्यान रखना है। इसलिए मैं पूरी तरीके से इसके लिए सचेत हूँ और सतर्क हूँ, मेरे किसी किसान भाई का नुकसान ना होने पाए। बिल्कुल। यदि कोई इंटरेस्टेड है, मैं उसको पूरी सहायता करूंगा कि हाँ, आप कहीं और से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपको जल्दी है तो। जी, अगर कोई किसान भाई रिटेल में खरीदना चाहता है, या कहीं जी। बाहर का किसान आपसे अच्छे रेट पर खरीदना चाहता जी है, जी वो कौन सा संपर्क सूत्र होगा जिससे सीधे संपर्क करके आपके इस जो फलत है उसको खरीद पाए, और कितने दिनों में पूरी तरीके से मतलब बल्क मात्रा में तैयार होना शुरू हो जाएगा? ये भैया संपर्क सूत्र मेरा है 9506019394 950-601-9394। उससे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको रेट की जो भी जानकारी आपको चाहिए मैं आपको फ़ोन पे दे दूंगा। वैसे अगर आप जानना चाहें रिटेल प्राइस मेरा क्या है, तो वो 300 रुपये केजी है। आप आएंगे या फिर बस्ती ज़िले में आप कहीं भी हैं, आप फ़ोन से संपर्क करेंगे, यदि संभव हो सकेगा तो हम खुद पहुँचा देंगे आपके पास। अच्छा, जी। और मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि जैसे मल्टी क्रॉपिंग का ज़माना है कि एक जी, ही जी। खेत में बहुत तरह के फसलों को उगाना, और आपने 8 बाई 8 और 10 बाई 10 का जो लाइन से लाइन की दूरी है, जी। इसकी रोपाई कर रखी है। तो जो खाली खेत है, इसके साथ क्या कोई दूसरी फसल रोप करके अधिक मुनाफा लेने का प्लान है कि इसमें जी, सिर्फ अभी? प्लान बिल्कुल है, लेकिन अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पौधे पे ध्यान देना था। इसलिए देना था क्योंकि पौधे की हाइट छोटी थी, जी जी ये ग्रोइंग स्टेज में था। जी जी उस समय मान लीजिए अगर मैं कोई मल्टी क्रॉपिंग या फिर इंटर क्रॉपिंग करता हूँ, अब डर ये था कि उसमें मान लीजिए रोग लग गया और हमने ध्यान नहीं दिया, वो रोग ट्रांसफर होने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। इसलिए मैं ये चाह रहा था कि मेन जिसके लिए ये सारी तैयारियां की गई हैं, ये ग्रो कर जाए, मैच्योर हो जाए, जी झेलने लायक हो जाए, कम से कम कुछ छोटे मोटी बीमारियां, रोग, तब हम इसमें इंटर क्रॉपिंग करेंगे। जी। जी तो अब आपसे बहुत अच्छी बात रही, और सबसे अच्छी बात यह है कि एक जो अचानक कंधे पर भार आ गया था, देवांश जी ने उसको बखूबी निभाया, और उस सफलता भी अब सामने दिख रही है, फलत भी अच्छी आई है,
और उसका परिणाम भी है कि अच्छे रेट पर ये बेच भी पा रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कि इनके जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कर लें, क्योंकि कई बार इन्होंने जो केमिकल्स की बात करें, केमिकल्स की बात मैंने की थी, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात की, नीम ऑयल की बात की, और जो इसमें खाद भी उर्वरक इस्तेमाल हुआ है उसमें भी इन्होंने मुर्गी की जो खाद है या भूसी का इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे सेहत के लिहाज से, चूँकि डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि ऐसे फलों का इस्तेमाल किया जाए, तो उसमें अगर कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम होगा या नहीं होगा तो हमारे सेहत के लिए ज़्यादा फायदे होंगे। और पूरी तरीके से देवांश जी इसको सच साबित कर रहे हैं। वो लोगों के सेहत को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, और लोगों के साथ किसी तरह के धोखा ना हो उसको भी ध्यान में रख कर के काम कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने कहा था कि पौधे जब हम तैयार करने की स्थिति में होंगे तब पौधे तैयार करेंगे। आप पहले से बुक करा सकते हैं फ़ोन से, और उसका कोई एडवांस जमा नहीं करना था, जिससे इनके पास पहले भी जानकारी रहे कितने लोगों कितने पौधों की आवश्यकता है। तो इस तरह के वीडियो और भी हम देवांश जी के लाएंगे जब ये मल्टी क्रॉपिंग करेंगे, यहाँ कोई नई खेती करेंगे, या इनका इसका अगला क्या परिणाम रहा, कितने लाभ इन्होंने कमाया, वो सारा कुछ हम फिर आपको 2-3 महीनों बाद इनके अनुभवों के साथ हाजिर होंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। दिए गए फ़ोन नंबर पर आप सीधे संपर्क कर सकते हैं, और इनके जो इनका कमलम फ्रूट है, जो ड्रैगन फ्रूट है, उसको सीधे क्रय भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेहतमंद और बिना केमिकल का फल मिलेगा।